हेलो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि बैटल थ्रू द हेवंस की कहानी शाओयान के डॉडी डूडी बनने के साथ ही खत्म हो गई रहे हैं? तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। आप सबको लग रहा होगा कि दुश्मन मारे गए, शाओयान सम्राट बन गया तो बस बात खत्म। लेकिन सच तो ये है कि असली पिक्चर अभी बाकी है। ये अंत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े और खतरनाक अध्याय की शुरुआत है। जिस डोची महाद्वीप पर शाओयान राज करता था, वो तो इस विशाल ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब शाओयान कदम रखने जा रहा है उस महान 1000 लोगों, ग्रेट 1000 वर्ल्ड की धरती पर, जहां डॉडी की ताकत भी बच्चों जैसी लगती है। वहां उसकी मुलाकात ऐसे योद्धाओं से होगी जो आसमान को हिलाने का दम रखते हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ज्वाला सम्राट अब एक ऐसे सफर पर है जहां न कोई साथी है, न कोई सेना, सिर्फ उसकी धधकती आग और नई चुनौतियों का सामना। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। जियाओ जुवान मरा नहीं है। डो क्यूई महाद्वीप, मध्य मैदान, वैत सम्राट रसातल। टकराना। दुनिया हिल उठी और खाली जगह बिखर गई। प्राकृतिक ऊर्जा उस खाली जगह में क्रीम सफेद ऊर्जा के भंवर की ओर एकत्रित होती रही। जमीन पर मौजूद अनगिनत लोग चुपचाप इस पल घटित हो रही हर चीज को देख रहे थे। कुछ लोगों को छोड़कर दुनिया के सभी लोग, चाहे वे मनुष्य हों या जादुई जीव, इस समय जमीन पर उतर चुके थे। दूर आकाश में इस दृश्य को देखकर उनकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। हवा में सफेद वस्त्र पहने उस युवक की आंखों से ही प्रचंड गर्माहट निकल रही थी। उसकी चमकीली आंखें युद्ध की प्रबल इच्छा से भरी हुई थीं, जो आकाश की ओर उठ रही थी और पूरे खाली आकाश में कपकपी भरी आवाजों की लहरें पैदा कर रही थी। उस व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण बार बार आकाश तक उठने वाले इस युद्ध भाव से प्रभावित हो रहा था। वह जोर से ढहता और फिर से संभल जाता। ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी सी भी ताकत लगाने पर पूरा वातावरण पलक झपकते ही ढह जाएगा। इससे उसके बगल में खड़े दोनों लोग लगातार आहें भरते रहे। एक कुलीन डोऊडी वास्तव में इतना शक्तिशाली था। शरीर के भीतर युद्ध की भावना का उदय मात्र ही अंतरिक्ष को कपकपाकर चकनाचूर कर देता था। एक कुलीन डोऊडी वास्तव में डोऊची महाद्वीप पर सर्वोच्च अस्तित्व होने के योग्य था। सफेद कपड़े पहने उस युवक के पीछे 4 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। उनके साथ लगभग 11 या 12 वर्ष के 3 बच्चे भी चुपचाप खड़े थे। कुछ बच्चों ने अपने बगल में खड़ी 2 सुंदर महिलाओं को गले लगा लिया। दोनों महिलाओं ने भी थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और छोटे बच्चों को आलिंगन में भर लिया। उस खाली जगह में केवल एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 13 या 14 वर्ष लग रही थी। उसकी आभा से अनायास ही आश्चर्य होता था। 14 या 15 वर्ष की इस छोटी लड़की की शक्ति वास्तव में उन्नत 8 सितारा डोऊ शेन श्रेणी तक पहुंच चुकी थी। इतनी ताकतवर शख्सियत को तो पूरे डोऊची महाद्वीप में भी उंगलियों पर गिना जा सकता था। इतनी कम उम्र में ही उसमें इतनी भयावह शक्ति थी। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि भविष्य में उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंचेगी। हालांकि ऐसा था, फिर भी इस समय उस छोटी बच्ची की चमकीली और खूबसूरत आंखें अपने सामने खड़े उस व्यक्ति की पीठ को टकटकी लगाए देख रही थीं, जो देखने में बहुत लंबा और सीधा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर एक चमकदार रोशनी टिमटिमा रही थी। ये दृश्य कुछ बच्चों और उसके बगल में खड़ी 2 खूबसूरत महिलाओं पर भी दिखाई दिया। उनकी लाल नम आंखों के कारण वे सामने वाले व्यक्ति की पीठ की ओर देखने में असमर्थ थे। उन्हें डर था कि वे सचमुच खुद पर काबू नहीं रख पाएंगे और रोने लगेंगे। लेकिन अगर वे नहीं देखते, तो उन्हें डर था कि उन्हें उससे दोबारा मिलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उन्हें डर था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति पलक झपकते ही गायब हो जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। आखिरकार आज जो कुछ भी होने वाला था, वह उन दोनों और उसे भी पता नहीं था। 2 खूबसूरत महिलाएं यूडो शेंग को टकटकी लगाकर देख रही थीं। उनके नम लाल होंठ कसकर बंद थे और उनकी हल्की लाल आंखों में डोची झलक रही थी। हालांकि वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन डोदी शियाओ डो के बारे में कुछ बोल नहीं पा रही थीं। केवल डॉ और डॉ ही एक थे। उन्हें उसकी ताकत पर भरोसा था और उसकी शक्ति पर भी। उसके मन में चिंता के शब्द नहीं आने चाहिए थे। उन्हें बस इतना विश्वास करना था कि उसकी ताकत पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने इस दिन का इंतजार किया। लगता है मेरे पूर्वज का अनुमान सही था।
डो डी दुनिया का अंत नहीं है। डो डी के ऊपर वाकई एक चोटी है। श्याओ यान अपने हाथ में पकड़ी हुई जेड की बोतल को घूर रहा था। उसकी आंखों के भीतर एक तीव्र दिव्य ज्वाला बार बार भिनभिन रही थी। इस समय उसके चेहरे के भाव भी और अधिक उग्र हो गए थे। इस समय जियाओ यान अपने शरीर पर डो ची की लहरों को धीरे धीरे तीव्र होते हुए स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। एक दशक से अधिक समय से प्रकट न हुई इस अनुभूति ने जियाओ यान के हृदय में इस समय अत्यधिक प्रज्वलन उत्पन्न कर दिया। काश मैं उस समय मौजूद होता जब शियाओ जुवान ने सफलता हासिल की थी। शायद वह इस दुनिया से गायब नहीं होता। पास में खड़े गु युआन ने शाओ यान के मुंह से निकली बात सुनकर अनजाने में एक लंबी आह भरी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव झलक रहे थे और उसने कुछ उदास स्वर में धीरे से आह भरी। ये शब्द सुनकर शियाओ यान जोर से हंस पड़ा। वह जोर से हंसते हुए गु युआन को दिलासा देने लगा। हाँ, ससुर जी, कृपया निश्चिंत रहें। पूर्वज शियाओ जुवान इस दुनिया से पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। तुमने क्या कहा? जियाओ जुवान मरा नहीं है? जब शाओ यान के शब्द सुनाई दिए तो उसके बगल में बैठे गु युआन और शाओ झान की आत्माएं कांप उठीं। यहाँ तक कि बगल में बैठे झू कुन की आंखें भी चमक उठीं। झू कुन ने भी पिछले कई वर्षों में शियाओ जुवान के बारे में बहुत कुछ सुना था। उनके मन में शियाओ जुवान के लिए प्रशंसा का भाव था। स्वाभाविक रूप से शियाओ जुवान के जीवित होने की खबर सुनकर उन्हें बेहद खुशी हुई। काफी देर बाद गु युआन ने आखिरकार कांपती और उत्साहित आवाज में शियाओ यान से पूछा। उन्हें बस इतना पता था कि शियाओ जुवान ने अपनी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल शियाओ यान की आध्यात्मिक शक्ति को परिपूर्ण स्वर्गीय अवस्था की सीमा को पार करने और दी अवस्था में प्रवेश करने में मदद करने के लिए किया था। इस दुनिया से विदा होने से पहले उन्होंने स्वर्गीय मकबरे की आत्मा के साथ एक भयंकर युद्ध किया था। हालांकि उसे इस बात का पता नहीं था कि शियाओ यान ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित कर लिया था। इसलिए जब उन्हें इस खबर का पता चला तो वे दोनों बेहद हैरान रह गए। शियाओ यान द्वारा कारण समझाने के बाद ही उन दोनों को बात समझ में आई। हाँ, मुझे पता था। ऐसी परिस्थितियों में भी वो स्वर्गिक मकबरे की मदद से बच गया। इतनी आसानी से उसकी मौत कैसे हो सकती है? हाँ। ये सब समझ चुके गु युआन दिल खोलकर हंसे, मानो पल भर में उनका पूरा शरीर जवान हो गया हो। शियाओ यान भी हल्के से मुस्कुराईं। वह अपने मन में अच्छी तरह समझता था कि गु युआन को हमेशा से ही शियाओ वंश के पतन का अपराधबोध रहा था। आखिरकार शियाओ वंश उस समय गु वंश का सहयोगी था। हालांकि शियाओ जुवान की मृत्यु के बाद गु वंश ने कोई खास मदद नहीं की और शियाओ वंश नष्ट हो गया। गु युआन को भी वंश के वरिष्ठों ने रोका। गु वंश का यह मुखिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपने मन में असीम अपराधबोध था और अंततः उसे लगा कि गु वंश शियाओ वंश का ऋणी है। हालांकि शियाओ यान सम्राट बन चुका था और शियाओ वंश एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ था, फिर भी शियाओ वंश के पूर्वजों के प्रति उसके मन में मौजूद अपराधबोध कुछ कम नहीं हुआ था। अब जब उसने सुना कि शियाओ जुवान मरा नहीं है और उसके पुनर्जीवित होने की संभावना अभी भी है, तो उसके मन का अपराधबोध स्वाभाविक रूप से कम हो गया। जब तक जियाओ जुवान पुनर्जीवित होकर यह नहीं देख लेता कि जियाओ वंश अभी भी मौजूद है और उसके जीवित रहने के समय से भी अधिक शक्तिशाली है, तब तक सब कुछ स्वाभाविक रूप से महत्वहीन हो जाएगा। जियाओ जुवान चाहे कुछ भी कहे, उसके पास उसका सामना करने का पर्याप्त कारण होगा। हाँ, लेकिन श्याओ यान, बदमाश, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मुझे इतने सालों तक दोषी महसूस कराया। क्या तुम जानबूझकर मुझसे बदला लेना चाहते हो? जब तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे जरूर माफी मंगवाऊंगी। गु युआन ने अपने बड़े हाथ से शाओ यान के कंधे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी आंखें शाओ यान को घूरती रहीं और वह हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगा। जाहिर है शाओ यान उसकी बातों का छिपा अर्थ समझ गया था। फिर भी वह केवल चुपचाप सिर हिला सका। शाओ यान के मन में चल रहे विचारों को भांपते ही गु युआन ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह कुछ कहने ही वाला था कि शाओ यान ने विषय बदल दिया। वह एक बार फिर जोर से हंसा और बोला, चिंता मत करो ससुर जी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बात बस इतनी है कि इतने सालों तक मुझे इस बात का भरोसा नहीं था कि मैं अपने पूर्वज को पुनर्जीवित कर पाऊंगी।
इसलिए मैंने जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं की। हालांकि आज तक मुझे अपने पूर्वज की आत्मा के मूल में एक अजीब हलचल महसूस होती रही। तभी मुझे अपने पूर्वज को पुनर्जीवित करने का विश्वास हुआ। इस यात्रा के बारे में मुझे नहीं पता कि मैं जीवित लौट पाऊंगी या नहीं। हालांकि मैं निश्चित रूप से वापस लौटने और ससुर जी से माफी मांगने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शियाओ यान की नजरें एक पल के लिए गु युआन से मिलीं। फिर शियाओ यान अचानक मुड़ गया और गु युआन पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया था। इसके बजाय उसने शून्य में मौजूद उस विचित्र दूधिया सफेद भंवर को देखा, जिसने आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को एकत्रित करना बंद कर दिया था। शियाओ यान ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा अचानक शांत हो गई। वह बिना किसी प्रशिक्षण के एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसकी आंखें किसी पुराने कुएं की तरह शांत थीं, और वह अपने से कुछ ही फीट दूर मौजूद सफेद ऊर्जा के भंवर को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह इस सफेद ऊर्जा के भंवर के आर पार देखना चाहता हो। शियाओ यान शून्य में चुपचाप खड़ी रही। तभी अचानक एक ऐसी आभा प्रकट हुई जो किसी अतुलनीय रूप से तेज तलवार की तरह आकाश की ओर बढ़ी। उसने आकाश को चीरते हुए शून्य के अंत तक अपना रास्ता बनाया। 10 वर्षों के दौरान जब शियाओ यान एक दीदी बना, तो उसने कई प्राचीन दोदी विशेषज्ञों की कब्रों का दौरा किया। हालांकि उनमें से अधिकांश को बाहरी लोगों ने नष्ट कर दिया था, फिर भी कुछ ऐसी थीं जिनकी खोज दुनिया ने नहीं की थी। फिर भी जो जानकारी उसने प्राप्त की थी, वह शियाओ यान के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी उसने 1 साल पहले ही यह काम बंद किया था। तब से जियाओ यान को ये प्रबल पूर्वाभास हो गया था कि निकट भविष्य में जियाओ जुवान की पुनरुत्थान विधि सामने आएगी। अब जियाओ यान की पूर्वसूचना सच हो गई थी। जियाओ जुवान की पुनरुत्थान विधि उसके सामने मौजूद दूधिया सफेद ऊर्जा के भंवर में विद्यमान थी। पूर्वज शियाओ जुवान, युवा पीढ़ी, शियाओ यान, अंततः आपकी कृपा का प्रतिफल देने में सक्षम है। सामने दूधिया सफेद ऊर्जा के भंवर को देखते हुए शियाओ यान मन ही मन सोचने लगा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर शूनेर और कायलिन की ओर देखा। दोनों लड़कियां लाल आंखों से शियाओ यान को देख रही थीं। उनकी आंखों में गहरी अनिच्छा और प्रेम का भाव था। शियाओ यान ने आगे बढ़कर दोनों लड़कियों और उनके बच्चों को गले लगा लिया। उसने उनके शरीर से आती हल्की खुशबू को गहरी सांस लेकर महसूस किया। शियाओ यान की आवाज में झिझक थी। अपना और बच्चों का ख्याल रखना, मेरे लौटने का इंतजार करना। दोनों महिलाओं ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं और सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद जियाओ यान ने उस छोटी बच्ची की ओर देखा जो उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। उसने अपना शरीर झुकाया और उसके होंठों के कोने पर एक प्यार भरी और गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। इसके बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, शियाओ शियाओ, बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें माँ के लिए इन दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखना होगा। जब शियाओ यान ने शियाओ यान के निर्देश सुने तो अंततः उसका सब टूट गया। उसकी लाल आंखों से चमकते आंसू बहने लगे। उसकी पतली दुबली बाहों ने शियाओ यान की गर्दन को जकड़ लिया। उसका सुंदर सिर शियाओ यान की छाती से कसकर टिका हुआ था और वह जोर जोर से रोने लगी। बगल में खड़ी शूनेर और कायलिन की लाल आंखें ये देखकर और भी लाल हो गईं। मानो मोती की तरह चमकीले आंसू बहने ही वाले थे। ये दृश्य देखकर और अपनी गोद में बैठी बेटी के रोने की आवाज सुनकर शियाओ यान का दिल स्वाभाविक रूप से शांत नहीं रह सका। हालांकि वह ये भी जानता था कि अगर वह इस समय शांत नहीं रह सका, तो उसके जाने के बाद पूरा परिवार उसके बारे में दिन भर चिंता करता रहेगा। शियाओ यान ने अपने मन की भावनाओं को तुरंत संभाला। इसके बाद उसने अपनी बाहों में सिमटी शियाओ शियाओ को उठा लिया। शूनेर और कायलिन को देखते हुए उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मुंह खोलकर उन्हें छेड़ा। लड़कियों, ये कोई जीवन मरण का बिछड़ना नहीं है। हम बस खेलने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। तुम क्यों रो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी हिम्मत पर भरोसा नहीं है? शियाओ यान के ये शब्द सुनते ही शूनेर और कायलिन ने अपने सुंदर चेहरों पर भावों को तुरंत संभाल लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की।
फिर उन्होंने शाओ यान की बाहों में शाओ शाओ को रखा और उसके कोमल चेहरे से आंसू पोंछे। इसके बाद उन्होंने शाओ शाओ को शून्यर और कायलिन के बीच धीरे से रख दिया। फिर वे मुड़ीं और उनकी नज़रें उनके पीछे खड़ी दो बुजुर्गों पर पड़ीं। ये दोनों बुजुर्ग स्पष्ट रूप से शियाओ यान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो व्यक्ति थे। पहले तो उनके पिता शियाओ जान थे। याओ लाओ से परिचित होने से पहले जियाओ जान हमेशा उस पर दृढ़ विश्वास रखता था, चाहे वह उन 3 वर्षों से पहले की बात हो जब वह एक निकम्मा व्यक्ति था, उस अवधि के दौरान की बात हो या उसके बाद की बात हो। शियाओ जान का हून वंश द्वारा बंदी बनाया जाना शियाओ यान के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। अगर वह उस समय युवा और लापरवाह न होता और क्रोध में आकर अपने पूरे वंश को नष्ट न कर देता, तो उसके पिता को बंदी नहीं बनाया जाता। बेशक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो अगर जियाओ जान को पकड़ा न गया होता और जियाओ यान को ताकत हासिल करने के लिए और अधिक प्रेरणा और इच्छा मिली होती, तो शायद वह इतनी जल्दी विकसित न हुआ होता। ये कहना मुश्किल था कि यह आशीर्वाद था या अभिशाप। दूसरा व्यक्ति वह था जिसका शाओ यान के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव था। वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी था। याओ लाओ। अगर शियाओ यान के 3 साल का कठिन दौर न होता, तो याओ लाओ जागृत न होते। अगर शियाओ यान के 3 साल का कठिन दौर न होता, तो शियाओ यान सहनशीलता न जानते। अगर वे 3 साल न होते, तो शियाओ यान एक अच्छी प्रशिक्षण नींव न बना पाते। अगर वे 3 साल न होते, अगर शियाओ यान ने नालन्यानरन से सगाई नहीं तोड़ी होती, तो शायद वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की ओर आकर्षित नहीं होता। 3 साल तक निकम्मा बनकर रहना। शियाओ यान को निकम्मा ही कहा जाता था। उसे उपेक्षित किया जाता था और कोसा जाता था। 3 साल तक निकम्मा बने रहने के कारण शियाओ यान ने नालन्यानरान से सगाई और 3 साल का समझौता तोड़ दिया था। इसी वजह से उन्हें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के गुस्से का सामना करना पड़ा था। तथापि अगर ये 3 साल न होते तो शियाओ यान ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम नहीं कर पाती। अगर ये 3 साल न होते तो जियाओ यान अपनी ताकत के दम पर यान गठबंधन की स्थापना करने और जियामा साम्राज्य पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम न होता। अगर ये 3 साल न होते तो मध्य मैदान और शियाओ यान का भाग्य कभी ऐसा न होता। दूसरी ओर जियाओ वंश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर ये 3 साल न होते तो जियाओ यान मध्य मैदानों के विभिन्न गुटों के साथ मिलकर स्काई मैंशन एलायंस की स्थापना न कर पाता। इतना ही नहीं, उसे वह डो डी शरीर भी न मिल पाता जो उसके पास अभी है। इसलिए जियाओ यान के पास इस समय जो कुछ भी था, वह इन दोनों लोगों से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था। ये कहा जा सकता है कि जियाओ जान के प्रोत्साहन और समर्थन तथा याओ लाओ के पालन पोषण के बिना जियाओ यान महाद्वीप के उस छोटे से कोने में ही सिमट कर रह जाती। वह अतुलनीय रूप से आकर्षक महाद्वीप ही वह स्थान बन सकता था जिसके लिए उसका दिल तरस रहा था। याओ लाओ और शियाओ जान। इतने वर्षों के बाद याओ लाओ की शक्ति 6 सितारा डोउ शेंग श्रेणी तक पहुंच चुकी थी। हालांकि शियाओ जान याओ लाओ जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह 3 सितारा डोउ शेंग श्रेणी तक पहुंच चुका था। ये दोनों वर्तमान में डोउची महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञ थे। बेशक ऐसा होने के बावजूद महाद्वीप पर उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग थे। फिर भी कोई भी उन दोनों का अनादर नहीं कर सकता था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यान कबीले का मुखिया भी उनसे तुलना करने लायक नहीं था। इसका एकमात्र कारण शियाओ यान ही था, वह शीर्ष विशेषज्ञ जिसने पूरे डोउ क्यूई महाद्वीप को बचाया था। शियाओ यान ने दोनों बूढ़े आदमियों को देखा। अचानक उसने अपने घुटने मोड़े और हवा में उठ खड़ा हुआ। ये देखकर नीचे खड़े सभी लोग प्रशंसा से चिल्ला उठे। कुछ लोग याओ लाओ और शियाओ जान से ईर्ष्या भी कर रहे थे कि उन्हें अपने गुरु के प्रति इतना आज्ञाकारी और बलवान वंशज मिला है। हालांकि याओ लाओ और शियाओ जान ने ये दृश्य देखकर शियाओ यान की मदद करने की इच्छा जताई, लेकिन शियाओ यान एक कुलीन डोउदी थी, महाद्वीप पर एक सर्वोच्च हस्ती। वे जैसे साधारण डोउ शेंग एक कुलीन डोउदी के इरादों को कैसे रोक सकते थे? इसलिए दोनों बूढ़े केवल शियाओ यान को 10 बार प्रणाम करते हुए देखते रहे। पिताजी, मुझे पालने पोसने के लिए धन्यवाद।
शिक्षक, मुझे पढ़ाने के लिए धन्यवाद। मैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा और आप दोनों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे आशा है कि आप दोनों भविष्य में अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। अधिक काम का बोझ न डालें। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। श्याओ यान ने अचानक अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। समय के निशानों से भरे दोनों बूढ़े आदमियों के चेहरे संतुष्टि भरी मुस्कान से भर गए। दोनों की आंखों में भी सफेद आंसू आ गए। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अपने गुरु का सम्मान करने वाले ऐसे उत्कृष्ट वंशज का होना उसके जीवन को व्यर्थ न जाने के समान माना जा सकता है। दोनों बुजुर्गों को प्रणाम करने और उनका धन्यवाद करने के बाद, जिन्होंने उसका पालन पोषण और शिक्षा दी थी, जियाओ यान ने अपना सिर घुमाकर बगल में खड़े ईर्ष्यालु झू कुन की ओर देखा। उसने झू कुन की ओर देखकर संदेह भरे लहजे में पूछा, अंकल झू कुन, क्या मैं जान सकता हूँ कि जी यान इस समय क्या कर रही है, या क्या वह मुझे विदा करने नहीं आना चाहती? श्याओ यान स्वाभाविक रूप से सभी की विदाई की अनिच्छा से अवगत थी। यह इस बात से स्पष्ट था कि नन्ही परी डॉक्टर नहीं आई थी, इसलिए श्याओ यान के शब्दों में थोड़ी सी क्षमा का भाव था। हाँ, भतीजे श्याओ यान, तुम्हें इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। उस छोटी लड़की का तुमसे अलग होने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा। तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। हाँ। हालांकि जियाओ यान को झू कुन के जवाब से इतनी अलग प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। झू कुन की आत्मविश्वास से भरी आंखों को देखकर जियाओ यान ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना शरीर घुमाया और उन करीबी दोस्तों की ओर देखा जिन्होंने उस समय उसकी मदद की थी। उसकी नजरें एक एक करके उन पर घूमी। लियू किंग, वू हाओ और बाकी लोग धुंधले से दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद शियाओ यान ने उनकी ओर मुंह किया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद वह पीछे मुड़े बिना ही खाली जगह में लटके हुए मलाई जैसे सफेद ऊर्जा के भंवर की ओर चल पड़ा। उसके पीछे खड़े लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर संभलकर खड़े हुए। उन्होंने शियाओ यान की सफेद आकृति को देखा, जो भंवर में प्रवेश करने ही वाली थी। तुरंत ही सभी ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। उन्होंने अपने हाथों को जोड़कर शियाओ यान की ओर इशारा किया। साथ ही सबने एक स्वर में जयकार की। अलविदा ज्वाला सम्राट, अलविदा ज्वाला सम्राट, अलविदा ज्वाला सम्राट। श्याओ यान के गायब हो जाने के बाद भी काफी देर तक चीखें सुनाई देती रहीं, फिर धीरे धीरे बंद हो गईं। चिल्लाते समय किसी ने भी दुची का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी मूल, सबसे ऊंची आवाज का प्रयोग किया। यह उन लोगों के प्रति सम्मान का प्रतीक था जो उनका आदर करते थे। फिर भी उस शोर ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। जब सब लोग चिल्ला रहे थे तो किसी के मन में कोई अनिच्छा नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जिसके लिए चिल्ला रहे थे वह वही व्यक्ति था जिसने पूरे दोची महाद्वीप को बचाया था। वह व्यक्ति ज्वाला सम्राट शियाओ यान था।